नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर विदेश नीति को लेकर हमला बोला है। कांग्रेस ने पाकिस्तान को SCO की एंटी टेरर बॉडी का अध्यक्ष बनाए जाने की खबर को ट्वीट किया और इसको मोदी सरकार की विदेश नीति की विफलता बताया। बता दें, आतंकी फंडिंग और आतंकी घटनाओं के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान को अब आतंकवाद पर रोकथाम की जिम्मेदारी मिली है। पाकिस्तान को चीन की मदद से शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर का अध्यक्ष बनाया गया है। एक बैठक में पाकिस्तान को 2025-26 के लिए SCO RATS का अध्यक्षता सौंपी गई है। RATS शंघाई सहयोग संगठन का एक स्थायी अंग है जिसे आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से लड़ने के लिए बनाया गया है। शिवसेना UBT नेता आदित्य ठाकरे ने BCCI पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने एशिया कप 2025 में 14 सितंबर को होने वाले भारत पाकिस्तान मैच के बहिष्कार की मांग की। आदित्य ठाकरे ने कहा कि हमने पूरी दुनिया को बताया कि पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान था और अब हम उसी से खेलने जा रहे हैं। शर्म है BCCI पर जो इतना स्वार्थी और राष्ट्र विरोधी रवैया दिखा रहा है। ठाकरे ने सवाल उठाया कि जब खून और पानी साथ नहीं बह सकते तो खून और क्रिकेट कैसे साथ बह सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये मैच टीवी और विज्ञापन की कमाई के लिए हो रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अब अपनी विचारधारा बदल ली है। उन्होंने याद दिलाया कि पाकिस्तान ने 2025 में भारत में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप का बहिष्कार किया था, तो हम क्यों नहीं बहिष्कार कर सकते हैं। पाकिस्तान बार बार भारत पर हमले करता है, आतंकवाद फैलाता है और निर्दोष लोगों की जान लेता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम उनके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि भारत पर रूस से तेल खरीदने के लिए टैरिफ लगाना आसान नहीं था क्योंकि इससे दोनों देशों के रिश्तों में तनाव पैदा होता। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत रूस का सबसे बड़ा ग्राहक था। मैंने भारत पर 50% टैरिफ लगाया क्योंकि वो रूस से तेल खरीद रहे थे। ये आसान नहीं था। इससे भारत और अमेरिका के बीच खटास पैदा हुई। ट्रंप ने यह भी जोड़ा कि ये मसला यूरोप के लिए ज्यादा बड़ा संकट है, अमेरिका के लिए नहीं। इसके साथ ही ट्रंप ने दावा किया कि अपने कार्यकाल में उन्होंने कई बड़े वैश्विक विवाद सुलझाए हैं। उनके मुताबिक मैंने 7 युद्ध सुलझाए जिनमें पाकिस्तान, भारत, कांगो और रवांडा जैसे मसले शामिल थे। ये दशकों से चले आ रहे थे और लाखों लोग मारे गए, लेकिन मैंने इन्हें सुलझाया, ये ट्रंप ने कहा। भारत और अमेरिका के संबंधों पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने फिर बयान दिया। उनका कहना है कि भारत और अमेरिका के बीच बढ़े तनाव का कारण अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का अनिश्चित अंदाज है। उन्होंने कहा कि भारत की तरफ कई चिंताएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी चिंता पिछले कुछ सालों में भारतीय कंपनियों की रूसी तेल और गैस खरीद पर लगाया गया 25% टैरिफ है। जॉन बोल्टन ने कहा, यह दिखाता है कि ट्रंप कितने अस्थिर हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने रूस को प्रतिबंध तोड़ने पर ना तो कोई टैरिफ लगाया, ना ही चीन पर, जबकि चीन भारत से कहीं ज्यादा बड़ा खरीदार है। इसके अलावा तुर्की, पाकिस्तान और अन्य देश भी खरीदार हैं। उनके मुताबिक भारत और अमेरिका के रिश्ते अब भी पहले जैसे ही हैं। उन्होंने कहा कि मैं कहूंगा कि रिश्ता अब भी वही है। भारत सरकार को ट्रंप को एक बार फिर की स्थिति मानकर उनसे निपटना चाहिए और अपने राष्ट्रीय हित में जो भी कदम उचित लगे उठाने चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि भारत के मजबूत होने के डर से दुनिया के कुछ देश भारत पर टैक्स और टैरिफ लगा रहे हैं। मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में कहा कि दुनिया के लोग डरते हैं कि अगर भारत मजबूत हुआ तो उनका क्या होगा, इसीलिए भारतीय सामान पर टैरिफ लगाया गया है। उन्होंने पूछा, जब आप 7 समुद्र दूर हैं और कोई संपर्क नहीं है तो डर क्यों। बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। इसी बीच भागवत का ये बयान आया है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक इंसान और देश अपनी असली पहचान को नहीं समझेंगे तब तक समस्याएं बनी रहेंगी। उन्होंने कहा कि अगर हम करुणा दिखाएं और डर छोड़ दें तो हमारे कोई दुश्मन नहीं रहेंगे। भारत ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक अहम प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया। यह प्रस्ताव फिलिस्तीन मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान और 2 राष्ट्र सिद्धांत यानी 2 स्टेट सॉल्यूशन को लागू करने पर आधारित है। ये प्रस्ताव फ्रांस ने पेश किया था। कुल 142 देशों ने समर्थन किया, 10 देशों ने विरोध किया, जिनमें अमेरिका, इजराइल, अर्जेंटीना और हंगरी शामिल हैं। 12 देशों ने मतदान से दूरी बनाई। भारत भी समर्थन करने वाले देशों में शामिल रहा। बता दें, भारत का ये कदम दिखाता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिलिस्तीन मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान चाहता है और 2 राष्ट्र नीति का समर्थन करता है। अमेरिका ने G7 देशों और यूरोपीय संघ से अपील की है कि वो भारत और चीन पर टैरिफ लगाएं, क्योंकि ये दोनों देश
रूस से तेल खरीद रहे हैं। अमेरिका का आरोप है कि भारत और चीन की खरीदारी रूस के युद्ध प्रयासों को सहारा दे रही है। ये अपील शुक्रवार को हुई G7 वित्त मंत्रियों की बैठक में की गई। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि रूस की कमाई रोकने के लिए एकजुट होकर कदम उठाना जरूरी है। हालांकि ट्रंप ने भारत पर तो कठोर कदम उठाए हैं, लेकिन चीन पर ऐसे टैरिफ नहीं लगाए हैं। इससे साफ है कि अमेरिका भारत को ज्यादा दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है। नेपाल में शुक्रवार को बनी नई अंतरिम सरकार पर भारत ने प्रतिक्रिया दी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत दोनों देशों और लोगों की भलाई और समृद्धि के लिए नेपाल के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया, हम सुशीला कार्की के नेतृत्व में नई अंतरिम सरकार के गठन का स्वागत करते हैं। हमें उम्मीद है इसमें शांति और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने सुशीला कार्की को नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी। नेपाल में सियासी हलचल के बीच राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने शुक्रवार को पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया और संसद भंग कर दी। अब नेपाल में 5 मार्च 2026 को नए आम चुनाव होंगे। राष्ट्रपति पौडेल ने कार्की को एक अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री बनाया है। शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने कहा, कार्की को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 73 वर्षीय कार्की नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और अब वो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। आगे अब कार्की एक अंतरिम मंत्रिमंडल बनाएंगी। ये मंत्रिमंडल अगले 6 महीनों तक देश की जिम्मेदारी संभालेगा और मार्च 2026 में चुनाव कराएगा। पीएम मोदी शनिवार को मणिपुर पहुंचेंगे। ये उनकी पहली यात्रा होगी मई 2023 की जातीय हिंसा के बाद, जिसमें कुकी और मैती समुदायों के बीच संघर्ष से अब तक 260 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। वो सुबह करीब 11:30 बजे चुराचांदपुर पहुंचेंगे और पीस ग्राउंड में सभा को संबोधित करेंगे। यहाँ वो हिंसा से प्रभावित परिवारों से भी मिलेंगे। मोदी 14 बड़ी परियोजनाओं की नींव रखेंगे, जिनकी लागत करीब 7,300 करोड़ रुपए है। दोपहर में पीएम इम्फाल जाएंगे। वहां वो 1200 करोड़ रुपए की 17 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इम्फाल में 20 फीट ऊंचा स्वागत द्वार और नए बिलबोर्ड लगाए गए हैं। एयरपोर्ट से कंगला किले तक 7 किलोमीटर लंबे रास्ते पर भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पूरा मार्ग बैरिकेड, पेंट और सफाई के साथ नया रूप दिया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि मणिपुर काफी समय से परेशान है और प्रधानमंत्री मोदी का वहां जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा है कि वो अब वहां जा रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा वोट चोरी है। गुजरात के जूनागढ़ जिले के केशोद हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में राहुल ने कहा कि हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया गया। कर्नाटक का भी हमने देखा, हर जगह लोग वोट चोर के ही नारे लगा रहे हैं। उन्होंने फिर दोहराया कि देश में चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली वोट चोरी सबसे बड़ी चुनौती है। राहुल का यह बयान पीएम मोदी की मणिपुर यात्रा से पहले आया है। 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस में निर्दोष साबित हुए वहीद शेख ने अब 9 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की है। दरअसल वहीद शेख को 2006 में मकोका यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। इस समय उनकी उम्र सिर्फ 28 साल थी। उन्होंने 9 साल आर्थर रोड जेल में बिताए। 11 सितंबर 2015 को स्पेशल मकोका कोर्ट ने सबूत न मिलने पर उन्हें बरी कर दिया। उनके बरी होने के खिलाफ राज्य सरकार ने कभी अपील भी नहीं की और जुलाई 2025 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी 12 दोषियों की सजा को पलट दिया। इसके बाद वही शेख ने कहा कि उन्हें अपनी आज़ादी, इज्जत और जिंदगी से जुड़े अपूर्णीय नुकसान का मुआवजा चाहिए। शुक्रवार को उन्होंने ये मांग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन और महाराष्ट्र सरकार के अल्पसंख्यक विभाग के सामने रखी। उनका कहना है कि यह रकम उनके 9 साल की गलत कैद, खोई हुई जिंदगी और सम्मान की भरपाई के लिए है। यूटा में चार्ली किर्क की हत्या का आरोपी टाइलर रॉबिन्सन गिरफ्तार हो गया है। जांच में सामने आया कि उसने कई दिनों तक योजना बनाई थी। वो मैसेजिंग ऐप डिस्कॉर्ड से राइफल छुपाने और भागने की रणनीति साझा कर रहा था। राइफल झाड़ियों में छिपाई गई थी। पकड़े जाने से बचने के लिए कपड़े भी बदले। परिवार ने बताया कि रॉबिन्सन हाल में अधिक राजनीतिक हो गया था और किर्क को नफरत फैलाने वाला मानता था। FBI ने अभी मकसद साफ नहीं किया है, लेकिन ये मानसिकता साफ झलकती है। निगरानी कैमरों में वो शूटिंग वाले दिन यूनिवर्सिटी पहुंचते दिखा। 2 दिन बाद गिरफ्तारी हुई। यूटा के गवर्नर ने कहा कि हमने उसे पकड़ लिया। मामला पूरे देश में सुर्खियों में है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.